गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के डैम और नदी घाटी परियोजनाएं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और मैप के थ्रू ही हम डैम को देखेंगे, जानेंगे उनके बारे में कि कहाँ पे डैम बनाए गए हैं, कौन सी नदी पे बनाए गए हैं और मैप का खूब यूज़ करने वाले हैं ताकि हमेशा के लिए हमारे दिमाग में लोकेशन सेट हो जाएं। चलिए, सबसे पहले स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। इस नदी में इतनी ज़्यादा बाढ़ आती थी, ये नदी बहुत ज़्यादा अवसाद अपने साथ ले आती है, सेडिमेंट्स ले आती थी, जिसके कारण एक तो हुगली नदी प्रभावित होती थी और कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था। तो दामोदर नदी को हमने इसकी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अमेरिका ने टेनेसी नदी घाटी परियोजना बनाई, ठीक उसी पे आधारित हमारी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके तहत 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और इसके तहत 7 बांध बनाने थे। 7 डैम का प्रोजेक्ट था, 7 बांध बनाने थे। बांध क्या होते हैं? बांध नदी के पानी को प्रवाहित होने से रोक देते हैं, बैरियर का काम करते हैं बांध, अवरोधक का, यानी नदी का जो फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, उसको रोक देते हैं, पानी को रोक दिया जाता है। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई डैम देखा होगा कि किस तरह से, अभी फोटोज में तो हम देखेंगे पिक्चर्स में कि किस तरह से डैम होते हैं, कैसे उनके चैनल गेट्स होते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाता है और अपनी सुविधा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उन्हें खोला जाता है। तो पानी को रोक दिया जाता है जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। तो 7 बांध हमें बनाने थे इस प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन 4 बांध ही बने। कौन कौन से? एक तो तिलैया बांध, एक मीथेन बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध। ये 4 बांध बनाए गए। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को पढ़ते समय हमारे लिए डैम पढ़ना वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज हम डैम और साथ ही ये जो परियोजनाएं हैं इन दोनों को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, अलग अलग नहीं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ इसके कारण आती थी, तो इसी वजह से इस परियोजना को लागू किया गया और इसके तहत 4 डैम बनाए गए जिसके कारण इसके पानी को कंट्रोल किया जा सके और बाढ़ आने से रोका जा सके। ये प्रोजेक्ट अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पे आधारित थी। स्वतंत्र भारत की ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों थी? क्योंकि डैम बना करके पानी का जो यूटिलाइजेशन है, पानी का जो यूज़ है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग कर सके। जैसे इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है? एक तो बाढ़ का नियंत्रण, यदि किसी नदी के कारण बाढ़ आती है तो उसके पानी को रोक करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण। देखिए, पर्यावरण संरक्षण तो ऐसा है कि जब भाखड़ा नांगल बांध का इनॉग्रेशन हुआ था उस समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। बांध को, नदी घाटी परियोजनाओं को उन्होंने संज्ञा दी थी आधुनिक भारत का मंदिर। लेकिन अभी हम डैम पढ़ते टाइम और इन नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ते समय देखेंगे कि बांध जो हैं वो किस तरह से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो हमें समय के साथ पता चला। शुरुआत में तो हमें लग रहा था कि एक तरह से वरदान है कि नदी के पानी को रोक दिया जाए और फिर उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करेगा। यानी यदि किसी नदी का पानी है तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो सके, सामूहिक हित में उसका उपयोग हो सके, ऐसा कार्य राज्य करेगा। आर्टिकल 39B क्या कहता है? ये हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 39B। और देखिए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की यही सबसे अच्छी बात होती है कि ज्योग्राफी पढ़ते टाइम कुछ फैक्ट्स हम याद कर लें हिस्ट्री के,
कुछ फैक्ट्स हमारे रिकॉल हो जाएं पॉलिटी से, तो ये सबसे बेस्ट वे होता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को याद करने का। तो आर्टिकल 39B ये भी हम पढ़ चुके हैं। 39B कहता है कि संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग हो, यानी राज्य ऐसा कार्य करे, हमारी देश हमारी सरकार ऐसा काम करे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका सबके हित में उपयोग हो, सामूहिक हित में। तो जैसे ही नदी का पानी क्या है, हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है, तो इस पानी को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, वनीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की आपूर्ति की जा सकती है। और इस तरह से इसका आधार था सामाजिक और आर्थिक कल्याण, जो कि आर्टिकल 38 के तहत राज्य का कर्तव्य है, डीपीएसपी के तहत। तो ये तो इनका पर्पस होता है कि ये परियोजनाएं क्यों हम चालू करते हैं, क्यों भारत में नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, क्यों उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और इसीलिए नदी घाटी परियोजनाओं में बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी को रोक सकें और इस मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकें हम उस पानी का। और ज़रूरी नहीं है कि सारी नदियों को बाढ़ नियंत्रण के लिए, कोसी नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, ये तो वो नदियां हैं जो बाढ़ लाने के कारण इनके ऊपर तो डैम बनाना बहुत मस्ट हो गया था। और भारत के आज़ाद होने से पहले ही अंग्रेज़ों ने भी इस बारे में विचार किया था, लेकिन फिर उन्होंने किसी भी कारणवश एग्जीक्यूट नहीं किया इस कार्य को, क्योंकि बांधों के साथ एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर डैम टूट गया तो फिर कितना ज़्यादा एरिया जो है वो जलमग्न हो जाएगा। इसके अलावा जब डैम बनता है उस समय भी कितनी ज़्यादा वनों की कटाई होती है, वहाँ से लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। तो डैम बनाना इतना इजी प्रोजेक्ट नहीं है और वर्तमान के सिनेरियो में तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये बांध हमारे सामने अभी फिर से आ जाएंगे जब हम पश्चिम बंगाल और झारखंड के बांध को डिस्कस करेंगे तब। अब हम देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसके लिए कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी के उद्घाटन के समय भाखड़ा नांगल, देखिए ये दो बांध हैं, सतलज नदी पे बने हैं ये दोनों बांध। नांगल बांध जो है वो आता है पंजाब में और भाखड़ा बांध जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन क्योंकि इन दोनों बांधों की डिस्टेंस जो है वो बहुत ही नज़दीक है, देखिए फोटो में देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। मैप का प्रॉपर यूज़ करने वाले हैं आज हम। देखिए ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है ये बाउंड्री है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है नांगल डैम और इससे कुछ 13-14 किलोमीटर दूरी है भाखड़ा डैम, लेकिन वो है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पे भाखड़ा डैम है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाखड़ा डैम है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के लिए जो रिजर्वोयर, पीछे पानी जो इकट्ठा हुआ है, वो जो झील है, हमने झीलों को पढ़ते समय देखा था कि सिख धर्म में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे इसका नाम है गोविंद सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है। बांध बनाने के कारण यहाँ पे जो पानी है, जो पानी इकट्ठा किया गया है, जो रिजर्वोयर हम जिसे कहते हैं, तो वो है कृत्रिम झील गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा और नांगल बांध के कारण बनी है। तो ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है या रिजर्वोयर है। तो भाखड़ा है हिमाचल में और पंजाब में है नांगल, लेकिन क्योंकि हम इसे एक साथ ही बोलते हैं, तो यदि ऑप्शन में आपके आए कि भाखड़ा नांगल डैम कौन से राज्य में है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तब तो आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही करने हैं। लेकिन यदि हिमाचल और पंजाब अलग अलग ऑप्शन में हैं, तो क्योंकि भाखड़ा डैम ज़्यादा बड़ा है, नांगल डैम बहुत छोटा है, तो इसी वजह से, और भाखड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो इसीलिए उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से बिल्कुल भी। तो ये सतलज नदी पे बने बांध हैं दोनों के दोनों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्योंकि हमने कहा कि नदी घाटी परियोजना का मतलब ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में उसके लिए काम किया जाए उस पानी से। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी परियोजनाएं हैं एक से अधिक राज्यों को ही लाभ देती हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि इन परियोजनाओं से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये चारों स्टेट क्या हैं, इससे लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली भी,
दिल्ली भी, क्योंकि देखिए इन बांधों के से पानी को रोक करके एक तो जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसके अलावा सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए पानी को उपलब्ध करवाया जाता है। तो लाभान्वित यानी लाभ लेने वाले जो स्टेट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। भाखड़ा नांगल बांध, अब ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी खास बात क्या है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है ये। क्यों? क्योंकि देखिए भूकंपीय क्षेत्र क्यों है, हमने देखा था कि हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब का नाम आने के साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे तो जो पहाड़ियाँ, जो लैंड है वो क्या है, पूरी तरह से हिमालय का ही पार्ट चल रहा है। तो आप सोचिए कि इस वाले पार्ट में जब हिमालय का लगातार उत्थान हो रहा है तो ये वाला एरिया कौन सा है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, भूकंपीय क्षेत्र। तो इसमें जो सबसे ऊंचा बांध है वो गुरुत्वीय बांध ये भाखड़ा नांगली है, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत में स्थित है। गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बांध में आप यूँ समझिए कि ये जो वॉल बनाई गई है ये बनाई है कंक्रीट से, पत्थर से, और इसमें जो साइंस कह लीजिए आपकी साइंस कुछ इस तरह से लगाई गई है, यानी जो प्रतिरोध है वो पानी के प्रतिरोध के खिलाफ ही कार्य करे, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी नहीं है कि गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं। आई होप मैं अभी समझा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये एक तरह से साइंस का मैटर हो गया है कि किस तरह से प्रतिरोध के अगेंस्ट ही प्रतिरोध को कार्य करवाया गया है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। और ये क्या कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। अब हम नदन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने पहले इसलिए देखा है कि भाखड़ा नांगल ये तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसके अलावा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, तो इनको हमने सबसे पहले देख लिया है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि देखिए ये अब लद्दाख से अलग होकर के यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध हैं, हमें ध्यान होना चाहिए। तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, इन तीनों को एक साथ ही याद कीजिए, क्योंकि ये तीनों हैं चेनाब नदी पे। ये तीनों बांध, ये तीनों परियोजनाएं, यानी परियोजनाओं के तहत ही बांध बनाए गए हैं। तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती बांध हैं और यही परियोजना है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों को पढ़ते समय हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जल समझौता हुआ था उसमें ये था कि सिंधु, झेलम और चिनाब इनका 80% पानी तो यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% पानी यूज़ करेगा भारत। और जो रावी, व्यास, सतलज हैं इनमें जस्ट अपोजिट है। रावी, व्यास, सतलज इनमें 80% पानी यूज़ करेगा भारत और 20% पाकिस्तान। ये हमारा सिंधु जल समझौता है। सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पाकिस्तान, 20% भारत, और रावी, व्यास, सतलुज में 20% पाकिस्तान, 80% भारत। अब ये देखिए आप चेनाब नदी पे है जिसमें 80% पानी का यूज़ पाकिस्तान के लिए है समझौते के तहत। तो बार बार किशन गंगा जो प्रोजेक्ट था उसमें भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये वायलेशन है, जो ट्रीटी, जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है, जो सिंधु जल समझौता हुआ है उसका ये एक तरीके से वायलेशन है कि आप किशन गंगा प्रोजेक्ट, इसके अलावा यहाँ पे बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, ये वाली परियोजनाएं, तो ये एक तरीके से वायलेशन है। लेकिन हमें याद इसीलिए रखना है क्योंकि जो डिस्प्यूट वाले मामले होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये है चिनाब नदी पे। इसके अलावा झेलम नदी पे भी 80% पानी का यूज़ करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि आप बिल्कुल इन नदियों पे जल विद्युत प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो, लेकिन मेरी परमिशन के बाद, यानी भारत पहले परमिशन ले पाकिस्तान से और वो फिर बताएंगे कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर वो हमें परमिशन दें तब हम बनाएं। तो देखिए तुलबुल उरी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना, उरी तो मूवी भी आई थी तो इसलिए आपको ध्यान रह जाएगा। तुलबुल और उरी परियोजना है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर, और तुलबुल को लेकर भी ऐसा ही डिस्प्यूट था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये 5 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तो हैं चिनाब नदी के ऊपर, और जो तुलबुल और उरी हैं ये हैं झेलम नदी के ऊपर।
अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल में। हिमाचल में एक तो है कोल डैम, कोल बांध है, ये कोल दाम नहीं है, कोल डैम, कोल बांध। कोल बांध है, कोल परियोजना है सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा ये जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा चमेरा परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है रावी नदी के ऊपर। कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे है ये जरूर याद रखना है। तो चमेरा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के ऊपर। इसके अलावा नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी बांध, चमेरा बांध है चमेरा परियोजना के तहत, नाथपा झाकरी बांध है नाथपा झाकरी परियोजना के तहत। तो बांध और परियोजना इन दोनों के नाम तो लगभग हमेशा सिमिलर ही मिलने वाले हैं, तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं। आप बेशक बांध का नाम कर लीजिए या फिर आप परियोजना का नाम याद कर लीजिए। तो ये परियोजना है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर, यानी सतलुज नदी पे कोल डैम भी है और नाथपा झाकरी डैम भी है, ये दोनों डैम भी हैं सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा पोंग परियोजना यानी पोंग डैम भी है, पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में, ये है व्यास नदी पे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से बांध सतलुज नदी पे हैं, कौन से व्यास नदी पे हैं। तो व्यास नदी पे और रावी पे है चमेरा, तो पोंग बांध है वो व्यास नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मंडी परियोजना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के कारण हो सकता है कि ये इशू थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंडी परियोजना जो है ये व्यास नदी के ऊपर है। नदियों को पढ़ते समय हम बाकायदा पढ़ चुके हैं कौन सी नदी ऊपर है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, व्यास कुंड से व्यास नदी निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें नदियों को पढ़ते समय हम पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले नदियों को पढ़ करके फिर डैम को पढ़ना, तो आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। तो मंडी परियोजना है व्यास नदी पे और हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल की आपको 5 परियोजनाएं ध्यान रखनी है और परियोजनाओं के नाम पे डैम है, तो डैम अपने आप ध्यान रह जाएंगे। इसके अलावा देखिए थीन झाकरी परियोजना रावी नदी पे, थीन झाकरी परियोजना है रावी नदी पे। थीन बांध इस परियोजना के तहत है, थीन बांध, और थीन बांध को कहा जाता है रंजीत सागर बांध। ये पंजाब के महाराजा रहे हैं तो इसीलिए इनके नाम पे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं इसको, या फिर कह देते हैं थीन बांध, दोनों एक ही हैं। ये परियोजना है थीन झाकरी परियोजना, थीन बांध या फिर रंजीत सागर बांध। ये रावी नदी पे है और पंजाब और जम्मू कश्मीर की बिल्कुल बाउंड्री पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये वाला बांध, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल को हम देख ही चुके हैं, नांगल पंजाब में है, भाखड़ा हिमाचल में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे ये बनी हुई है, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इसके अलावा दिल्ली भी, इनको ये लाभान्वित करती है, लाभ लेते हैं ये इतने राज्य। इसके अलावा देखिए जहाँ पे व्यास नदी और सतलुज नदी मिलती है पंजाब के हरीके में, हमने नदियों को पढ़ते समय देखा था, और यहाँ से हमारे देश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम शुरू होता है इंदिरा गांधी परियोजना हरीके से। इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो कौन सी नदियों पे है, तो सतलुज और व्यास नदी का जो संगम है वहीं से ये नहर प्रणाली निकाली गई है। इससे कौन कौन लाभान्वित होता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे भारत की सबसे बड़ी कैनाल सिस्टम है, नहर प्रणाली है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड में देखिए भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है, टिहरी परियोजना का नाम है। अभी तक याद करने में इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो परियोजना है उन्हीं के नाम पर बांध बने हुए हैं, तो इसीलिए और आप होमवर्क के रूप में ये कर सकते हो कि रावी नदी लिख करके उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कौन कौन से राज्य में बने हुए हैं, तो ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, टिहरी डैम है, टिहरी परियोजना है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें उन्होंने आंसर माना है भिलांगना और भागीरथी। यदि एक ही नदी दी हुई हो भागीरथी नदी तो वो बिल्कुल सही होगा, यदि दोनों नदियां दी हुई हो तो आपको भिलांगना और भागीरथी दोनों को ही टिक करना है, क्योंकि भिलांगना और भागीरथी ये दोनों जहां मिलती हैं वहीं पे टिहरी डैम है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ भागीरथी नदी दे रखा है, ऑप्शन में कहीं से कहीं तक भिलंगाना कहीं भी नहीं है, तो भागीरथी राइट आंसर है इसका। लेकिन यदि दोनों दे रखे हैं तो मोर एप्रोप्रिएट हो जाएगा भिलंगाना प्लस भागीरथी। ये इस नदी पे है उत्तराखंड के अंदर। ये हम जानते ही हैं कि भाई भागीरथी नदी उत्तराखंड से निकलती है, ये हमने देखा ही था। और भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग के अंदर और फिर वो कहलाती है गंगा। तो ये हमने देखा था, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये हम पढ़ चुके हैं, विष्णु प्रयाग, इनको नदियों को पढ़ते समय। तो टिहरी परियोजना भिलंगाना और भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध बना हुआ है इसी परियोजना के तहत, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, क्योंकि भागीरथी नदी आने के साथ आपको याद आ जाना चाहिए उत्तराखंड। इसके अलावा रामगंगा परियोजना, तो ये भी उत्तराखंड में हमने देखा था, रामगंगा नदी पे है रामगंगा परियोजना। इसके अलावा देखिए टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना है भारत में, तो हम इसे कहते हैं शारदा नदी, और ये नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में इसे कहते हैं महाकाली या काली नदी। इस पे ये टनकपुर परियोजना है। कैलाश जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनका फर्स्ट स्टॉपेज जो होता है वो टनकपुर में होता है। टनकपुर बिल्कुल भारत और नेपाल की बिल्कुल बाउंड्री पे है टनकपुर। ये नाम ही कितना यूनिक सा है, टनकपुर। तो टनकपुर परियोजना जो है इसमें बांध बनाया गया है, और इससे लाभ कौन लेता है? एक तो उत्तराखंड और एक नेपाल। और अभी देखिए, जैसे ही नेपाल के साथ भारत के इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होते हैं तो नेपाल कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही हमारी थोड़े से भी रिलेशन खराब होने शुरू होते हैं नेपाल के साथ, जैसे कभी कभी मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिन पे नेपाल और भारत के जो विचार हैं, जो आइडियोलॉजी हैं, वो मैच नहीं करती। कभी कभी देखने में ये भी आता है कि नेपाल का झुकाव रहता है चाइना की तरफ। तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर भारत नेपाल जाएगा तो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाएगा, और अगर नेपाल भारत आ रहा है, यानी वहाँ के प्रेसिडेंट या अधिकारी भारत आ रहे हैं, तो हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे। यानी ऑल ओवर हर तरह से भारत को गिफ्ट ही देना है नेपाल को। खैर जो भी हो, इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग इशू है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी इसी टनकपुर बांध से ही, यहीं पे जो बांध है उससे सिंचाई के लिए नहर का काम चल रहा है नेपाल के लिए, कि सिंचाई हो सके, इसलिए नहर प्रणाली विकसित की जा रही है नेपाल के लिए। तो इसलिए टनकपुर बांध ध्यान रखना है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे है, जिसे नेपाल में काली या महाकाली कहते हैं, और ये है उत्तराखंड और नेपाल दोनों को ही लाभ देगी। वैसे ये जल विद्युत परियोजना है। अब हम देखते हैं गांधी सागर डैम। देखिए चंबल नदी जब हमने झीलों को पढ़ा था उस समय भी हम ये देख चुके हैं। गांधी सागर रिजर्वोयर भी हम देख चुके हैं। ये रहा गांधी सागर और ये रहा राणा प्रताप सागर। तो चंबल नदी जो है, हम नदियों को पढ़ते समय, फिर से मैं रिकॉल करवा रही हूँ, नदियों को पढ़ चुके हैं, ऐसा इसलिए ताकि आप रिवर वाले पार्ट को देखने के बाद डैम देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू से, जानापाव की पहाड़ियों से, और ये चंबल मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान में एंटर करती है। और चंबल जो है वो यमुना की दाएं तट की सहायक नदी है। दाएं तट की सहायक नदी है चंबल, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा की भी दाएं तट की, क्योंकि इलाहाबाद में जहां गंगा से यमुना जाकर के मिलती है वो गंगा के राइट साइड से ही मिलती है, दाएं तट से। तो ये दाएं तट की सहायक नदी है। अब देखिए चंबल पे 3 डैम हमें पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर, ये आपको जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये है एमपी और राजस्थान का बॉर्डर। ऐसे वाले मैप का यूज़ करने का यही पर्पज़ है कि फिजिकली आपको ध्यान रहें चीज़ें, कि अच्छा बॉर्डर के जस्ट नीचे की साइड था गांधी सागर और ऊपर है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो कि है राजस्थान में। तो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। ये गांधी सागर है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों हैं राजस्थान के अंदर। गांधी सागर परियोजना, इसके तहत गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों चंबल नदी पे ही हैं, लेकिन राजस्थान में हैं। राणा प्रताप सागर, अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ कोटा गए होंगे तो डेफिनेटली ये डैम देखे होंगे, चंबल नदी को बहते हुए देखा होगा। राणा प्रताप सागर ये दोनों हैं राजस्थान में।
मैप का यूज़ करने से लोकेशन और क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, आपको याद करना आसान हो जाता है, और जब हम किसी फ़ोटो को, पिक्चर को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है मेमोरी के रूप में। इसीलिए तो मूवीज़ आपको ज़्यादा याद रहती हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप हमने झीलों को पढ़ते समय भी देखा था, और उस समय हमने इंदिरा गांधी रिजर्वोयर को भी देखा था, बारगी डैम रिजर्वोयर, और इसके अलावा बाणसागर लेक। अब देखिए यहाँ से निकल रही है नर्मदा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी के बारे में हमने देखा था कि सोन से नाराज होकर नर्मदा जो है वो उल्टे पांव चल पड़ती हैं, तो इसीलिए पूर्व दिशा की तरफ ना बह करके पश्चिम की तरफ चल पड़ती हैं। और नर्मदा नदी को इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, और इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए आप, पूर्व से बहते हुए ये पूरा दक्षिण पश्चिम तक आकर के यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री बनाते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गुजरात में तो बहुत कम बहाव क्षेत्र है इसका, मध्य प्रदेश में पूरे को क्रॉस करती है ये। इस पे क्या है, एक तो इंदिरा सागर रिजर्वोयर है और दूसरा बरगी डैम रिजर्वोयर है। ये हमने झीलों को पढ़ते समय भी देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील हमने याद की थी गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पे रिहंद बांध के पीछे जो रिजर्वोयर है उसी को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है भारत की, मानव निर्मित कृत्रिम झील है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये रिहंद नदी है जो कि सोन की सहायक नदी है, और सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो नदियां रिकॉल होती जा रही हैं डैम को पढ़ते समय, नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ते समय। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये रिहंद नदी निकल रही है, ये यहाँ रिहंद बांध है जो कि बिल्कुल यूपी और एमपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। आपको ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है ये यूपी और एमपी का बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही तो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और यहीं पे है डैम। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है, इससे आपको झील भी याद रहेगी और रिहंद बांध भी ध्यान रहेगा। इसके अलावा देखिए बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना है सोन नदी पे, सोन नहीं है वो, सोन नदी पे। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये रहा बाणसागर लेक, बाणसागर बांध भी यही है, क्योंकि बांध बनाए इसीलिए पानी को रोका गया है, और पानी रुकने से जो झील बनी है वो कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील कह लीजिए, तो वो है बाणसागर। और यहाँ से ये सोन नदी निकल करके जा रही है, ये बहते हुए आपको दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में बहते हुए, फिर ये एंटर कर रही है किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सोन नदी। अब आप देखिए ये सोन नदी पे है, इससे लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, क्योंकि देखिए सोन नदी एमपी, यूपी और फिर बिहार में जाकर के मिलती है गंगा नदी में। तो ये सोन नदी बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पे है, इसीलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इन तीनों को इससे लाभ मिलता है इस परियोजना से। अब हम देखते हैं माता टीला परियोजना। देखिए माता टीला परियोजना, यहाँ पे ये आपको बेतवा नदी दिखाई दे रही है, ये वाली जो रिवर है जिसे मैं अब बना रही हूँ ये बेतवा रिवर है, और बेतवा रिवर भी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और ये देखिए ये यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री के साथ बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी बाउंड्री बनाते हुए ये यहाँ पे जाकर के मिल जाती है यमुना के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है यमुना में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे माता टीला जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ मिलता है इस वाली परियोजना से। माता टीला बांध है इसमें, माता टीला परियोजना का नाम है, और ये यहाँ पे है बिल्कुल इस वाली जगह पे, यूपी और एमपी के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इसके अलावा माही परियोजना, हमने देखा था कि माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये देखिए यहाँ पे माही नदी आपको दिखाई दे रही है, ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में एंटर करती है, फिर ये गुजरात में बहते हुए जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ये कर्क रेखा को इस तरह से 2 बार काटती है। तो माही नदी पे राजस्थान के अंदर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध।
तो माही बजाज सागर बांध और माही परियोजना माही नदी पे है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों को ही लाभ मिलता है। अब हम एक बार नर्मदा नदी के बहाव क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, ये नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है, आपको दिख पा रहा है मैप के अंदर बहुत प्रॉपर मैनर में। अब हमने देखा था कि इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी पे ही इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, इंदिरा सागर रिजर्वोयर भी है। देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना ये लाभ देती है महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और राजस्थान को। 4 स्टेट इससे लाभान्वित होते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना से। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उस समय जो गवर्नमेंट ने डाटा आंकलित किए या फिर जो डाटा दिए वो ये थे कि इस डैम से सरदार सरोवर बांध, वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू लगा हुआ है वो इसी बांध से कुछ 3-4 किलोमीटर दूरी पे ही लगा हुआ है। सरदार सरोवर डैम, जब ये डैम बन रहा था उस समय बनने से पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारियों ने जो डाटा दिया वो ये था कि इस डैम के बनने से कुछ 5-6 हज़ार लोग ही माइग्रेट होंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे थे इस बांध को बनाने के कारण। तो इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन वैश्विक स्तर पे फेमस हो गया था, ये वाला आंदोलन उस समय में। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थी मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय, ये तीनों उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे। और फिर अंत में सरकार को जो माइग्रेट करने वाले लोग थे उनको उचित मुआवजा और भूमि देने का वादा किया गया। अब भारत में कितने वादे सरकार पूरे कर पाती है ये आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन देखिए ये वाला आंदोलन वैश्विक स्तर पे बहुत फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा इसके लिए नेतृत्वकर्ताओं ने बहुत ज़ोर शोर से इस आंदोलन को उठाया था। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि डैम तो बना उस जगह पे, और इस डैम बनने के कारण सोचिए आप कितनी भूमि में वनों को काटा गया। इसके अलावा लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया। तो ये डैम का बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो लगता है कि ये सबके हित में है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर में, इसके अलावा फिशरीज़ के अंदर या अन्य उद्योगों में, इसके अलावा पीने के पानी में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। लेकिन ऐसा है कि इनको बनाने की जो कीमत चुकानी पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए डैम प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा सफल हैं या जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बनाने, लेकिन उतना ही हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उतना ही हाश होता है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी पारिस्थितिकी का। तो सरदार सरोवर बांध आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है और गुजरात में बना हुआ है। नर्मदा नदी पे गुजरात में है। ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं गंडक नदी परियोजना। ये गंडक नदी पे ही बनी हुई है। इससे जो लाभ मिलता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, क्योंकि देखिए इसमें एक देश भी शामिल है, तो इसलिए ऐसी परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेपाल हमारी कोसी परियोजना से भी लाभान्वित होता है। देखिए कोसी परियोजना भी ठीक उसी दामोदर नदी की तरह ही बनाई गई, क्योंकि कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। बार बार अपना रास्ता बदल लेने की वजह से या फिर इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ही अपने साथ ले आती है, तो बाढ़ आने की वजह से ये बिहार के लिए एक शौक थी। लेकिन फिर इस पे बांध बनाया गया, और वो कोसी पे जो बांध बनाया गया है वो भी बिल्कुल नेपाल और भारत की बाउंड्री पे ही बनाया गया है, नेपाल और भारत की बाउंड्री पे। तो कोसी बांध है और इससे लाभ मिलता है बिहार को भी और नेपाल को भी, कोसी नदी। तो ये 2 परियोजनाएं जिनसे नेपाल भी लाभान्वित है। इसके अलावा टनकपुर परियोजना हमने देखी थी। तो ये 3 परियोजनाएं हमें ध्यान रखनी है। टनकपुर जो है वो उत्तराखंड में है। अब हम देखते हैं गंगा नदी, फरक्का परियोजना। गंगा नदी को पढ़ते समय भी हमने ये वाला मैप देखा था कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे देखिए फरक्का बैराज है। इस फरक्का से ये तो हुगली नदी निकल जाती है, और यहाँ से ये जो बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं पद्मा।
तो ये फरक्का बैराज है यहाँ पे। तो फरक्का बैराज गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। ये तो हमें याद था, गंगा नदी को पढ़ते समय भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये तो हमें याद था। इसके अलावा देखिए मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पे है, झारखंड में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों इससे लाभ प्राप्त करते हैं। और मयूराक्षी परियोजना के तहत मसंजोर बांध बनाया गया है। और मसंजोर बांध को कहते हैं कनाडा बांध, क्योंकि कनाडा ने वित्तीय सहायता दी थी इस बांध को बनाने के लिए, तो इसीलिए मसंजोर बांध को कहते हैं कनाडा बांध। और ये मयूराक्षी नदी के ऊपर है, मयूराक्षी परियोजना के तहत है। अभी तक जितनी भी परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे वही बांध का नाम था, लेकिन अभी देखो वेस्ट बंगाल में एक तो गंगा पे फरक्का बैराज है, ये याद रखना है, जो कि परियोजना के नाम पे बांध नहीं है। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पे, लेकिन बांध का नाम है मसंजोर बांध, ये ध्यान रखना है, इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत 7 डैम बनने थे मूलतः, लेकिन 4 बने, जिसमें से एक था तिलैया, एक था मिथेन। तिलैया और मिथेन बांध, ये दोनों बांध तो हैं बराकर नदी पे। बराकर जो है वो सहायक नदी है दामोदर नदी की, बराकर नदी। इसके अलावा कोनार नदी, इसके अलावा बोकारो नदी, ये सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। और देखिए इस पे झारखंड में तिलैया और मिथेन बांध बने हैं बराकर नदी पे। बराकर नदी सहायक नदी है दामोदर नदी की। इसके अलावा तीसरा बांध जो है वो पंचेत बांध बना है, जो कि दामोदर नदी पे ही बना है, दामोदर नदी पे, और ये है बराकर नदी पे। इसके अलावा एक बांध कोनार बांध, ये कोनार नदी पे ही बना है, कोनार बांध है और कोनार ही नदी का नाम है। ये चारों बांध दामोदर घाटी परियोजना के तहत आपको याद रखने हैं, चारों के चारों डैम। अब इसमें पूछा जा सकता है कि तिलैया और मिथेन ये तो है बराकर नदी के ऊपर, कोनार बांध है कोनार नदी के ऊपर, पंचेत बांध है दामोदर नदी के ऊपर, ये आपको याद रखना है। फरक्का बैराज फोटोज में आपको दिखाई दे रहा है, ये फरक्का बैराज है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये हुगली नदी निकल जाती है और ये आगे गंगा बहते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये फरक्का बैराज है। काफ़ी सारी फोटोज़ का यूज़ किया है ताकि आपको याद रहे फैक्ट्स। हीराकुंड डैम, जिसके बारे में हमें याद ही है ऑलरेडी, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, यानी लंबाई में। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा डैम कौन सा है तो वो टिहरी डैम है, 260.5 मीटर जिसकी हाइट है। और मीटर में है तो फिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3.28 से मल्टीप्लाई कर लेना तो फिट में आ जाएगा। कोई एक डिजिट में आप डाटा याद रख लो, दूसरी डिजिट में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान काम है, इजी है। देखिए हीराकुंड डैम है, इसको हम हिंदी में तो लिखते हैं हीराकुंड, लेकिन ये इंग्लिश में यहाँ पे तो KUND लिख दिया है, बाकी हीराकुद लिखा हुआ मिलता है। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, महानदी पे बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा डैम है, लंबाई में सबसे बड़ा है, सॉरी इसकी लंबाई है 25.79 किलोमीटर। और अगर मेन डैम की हम बात करें तो वो है 4.8 किलोमीटर लंबा, और ये भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा डैम है। महानदी पे है। देखिए महानदी, जब नदी महा है, इतनी बड़ी है, तो बड़ी यानी नाम में बड़ा लगा है इसके, महानदी है, तो इस पे सबसे बड़ा डैम भी है। अब हम 2 जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा ना जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका डेफिनेटली सही होना चाहिए। देखिए एक तो कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश की नदी है कामेंग। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये एक जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा और कामेंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है, ये हम नदियों को पढ़ते समय देख चुके हैं। एक देखिए तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना जो है वो बराक नदी पे बनी हुई है। बराक नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बराक नदी पे नेशनल वाटरवे 6 जो है वो बराक नदी पे ही बना है। जो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनमें से NWS 6 जो है, नेशनल हाईवे को हम कहते हैं NH,
और जो जलीय मार्ग हैं उनको नेशनल वाटरवेज, तो हम कहते हैं NWS या NW। तो ये जो 6th है वो बराक नदी के ऊपर ही है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बराक नदी और देखिए तुईवाई नदी, ये तुईवाई नदी जो है वो बराक नदी की सहायक नदी है। तो यदि तुईवाई ऑप्शन में ना दिया हो और तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना पूछा जाए कि कौन सी नदी पे है, तो हमें करना है बराक नदी पे है। लेकिन यदि बराक और तुईवाई दोनों नाम दिए हुए हो तो हमें दोनों पे ही ऑप्शन टिक करना है। और ये है मणिपुर में। ये जो तुईवाई नदी है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा भी बनाती है। इसके अलावा ये मणिपुर और मिजोरम के बीच भी सीमा बनाती है, तुईवाई नदी, और भारत और म्यांमार के बीच भी। और कामेंग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो है ही, साथ ही ये भारत में बहते हुए यानी अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध को हम पढ़ चुके हैं, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके अलावा हमने देखा था, देखिए नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां हैं। किस तरह से हैं कि भाई विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, नर्मदा नदी बह रही है, इसके बाद में सतपुड़ा है और ये तापी नदी बह रही है। सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक माउंटेन है और इसके दोनों तरफ कौन बह रही है, ऊपर नर्मदा, नीचे तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी, और ये विंध्याचल रेंज और ये सतपुड़ा रेंज। तो ये हम देख भी चुके हैं। तो देखिए तापी नदी जो है इस पे एक तो है उकाई बांध, और उकाई ही परियोजना का नाम है जो कि तापी नदी के ऊपर है। इस नदी से गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों को लाभ मिलता है। इसके अलावा काकरापार परियोजना, काकरापार बांध भी है, काकरापार परियोजना है, उसी के तहत बांध है। ये गुजरात में तापी नदी पे है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला उकाई, ये पीछे हमेशा डैम के पीछे रिजर्वोयर, झील, पानी इकट्ठा हुआ हुआ जलाशय मिलता ही मिलता है, क्योंकि डैम बनाते इसीलिए कि नदी के पानी को रोक दिया जाए और फिर उसे मल्टीपर्पज यूज किया जाए। तो देखिए यहाँ पे ये है उकाई और यहाँ पे ये काकरापारा। तो कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है ये भी आपको ध्यान रहेगा। और ये तापी रिवर बह रही है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है ये नर्मदा नदी का है। देखिए यहाँ पे ये सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम। और इसी के पास अब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। और उसकी हाइट पूछी जा सकती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है वो दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू है, तो उसकी हाइट कितनी है। तो मूर्ति की जो हाइट है वो तो है 182 मीटर। अब मीटर को फीट में कन्वर्ट करना हो तो आप 3.28 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आधार तल से ऊंचाई देखनी हो तो वो है 240 मीटर। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकीकृत किया, एकीकरण किया पूरे भारत का। जिस देश में हम अभी रह रहे हैं उनके बिना ये संभव ही नहीं हो पाता शायद। तो उनकी जो स्टैचू बनी है तो उसकी तो जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा हैं, वो हमें पता होने ही चाहिए। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में कोयना डैम, कोयना बांध कोयना नदी पे बना हुआ है। और हमने देखा था कि कोयना नदी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। कोयना, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, कोयना नदी पे ही बना है कोयना डैम। और देखिए पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र से शुरू होकर के नीचे केरला तक, पश्चिमी तट के साथ साथ जो है पश्चिमी घाट, जिसे हम कहते हैं सह्याद्री भी। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी है महाराष्ट्र के अंदर। जब हम टाइगर रिजर्व देखेंगे तभी इसका नाम फिर से आ जाएगा। ये महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। और इसी टाइगर रिजर्व, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये टाइगर रिजर्व का है। इसी में है कोयना बांध, और कोयना नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। एक सेकेंड, ये क्या हुआ अचानक। अब देखिए जायकवाड़ी डैम, जायकवाड़ी डैम भी है महाराष्ट्र के अंदर।
ये भी है महाराष्ट्र में। और जायकवाड़ी डैम जो है ये बना हुआ है गोदावरी पे। गोदावरी महाराष्ट्र के ही त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसी गोदावरी नदी पे बना है जायकवाड़ी डैम, जो कि महाराष्ट्र में है। ये आपको डैम की फोटोज भी ली हैं अगर आपको याद रहे तो, जायकवाड़ी डैम। अब हम कुछ साउथ के इंपॉर्टेंट बांध देखते हैं और उनकी परियोजनाएं जानते हैं। देखिए, अलमाटी परियोजना, इसे लाल बहादुर शास्त्री योजना भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। तो ये है अलमाटी परियोजना, कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पे है अलमाटी परियोजना। आपको लोकेशन में मैं दिखाऊं, ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है ये बाउंड्री है, ये यहाँ पे गोवा है, ऊपर महाराष्ट्र का पार्ट है। ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ये कर्नाटक है, यहाँ पे तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। आप समझ पा रहे हैं मैप में। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्नाटक के अंदर ये है अलमाटी, यानी बाउंड्री के जस्ट इधर ये महाराष्ट्र की बाउंड्री चल रही है ब्लैक कलर से, यहाँ पे है अलमाटी कृष्णा नदी के ऊपर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और ये कर्नाटक में बहते हुए देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा भी बनाती है कृष्णा नदी। तो यहाँ पे है अलमाटी। इसके अलावा तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तुंग और भद्रा से मिलकर बनती है। ये यहाँ पे तुंगभद्रा रिजर्वोयर भी है, तुंगभद्रा डैम भी है, तुंगभद्रा बांध भी है। तो फैक्ट्स कैसे याद होते हैं कि जब आपको पहले से याद है कि कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा में दाएं तट से आकर के मिलती है, तो दाएं तट की सहायक नदी है। तुंगभद्रा रिजर्वोयर भी है, तुंगभद्रा डैम भी है, झीलों को पढ़ते समय भी हमने तुंगभद्रा को देखा था। और यहाँ पे है तुंगभद्रा डैम, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा नागार्जुन सागर, तो ये देखिए मैप के अंदर यहाँ पे ये है नागार्जुन सागर, जो कि है तेलंगाना के अंदर, क्योंकि ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर ये नदी कृष्णा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है कृष्णा नदी, और यहाँ पे ऊपर है तेलंगाना, ये नीचे आपको आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है। और ये जो पानी वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे नागार्जुन सागर है तेलंगाना के अंदर। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहाँ पे फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा देखिए श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना भी तेलंगाना में है। देखिए यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये है श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम रिजर्वोयर है ये वाला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आप एक बात देखिए कि मैंने कहा कि ये कृष्णा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रिजर्वोयर है ये सीमा के इस साइड यानी दक्षिण में है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। तो यदि पूछा जाए एक स्टेट देकर के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे है, सीमा पे है, यदि ये पूछा जाए श्रीशैलम, तब तो ठीक है। यदि तेलंगाना अलग ऑप्शन में है, आंध्र प्रदेश अलग ऑप्शन में है, तो आंसर करना है श्रीशैलम का आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये रिजर्वोयर जो है वो आंध्र प्रदेश की तरफ ज़्यादा है। और यदि नागार्जुन सागर का नागार्जुन सागर का पूछा जाए तो ये भी है तो बाउंड्री पे, लेकिन इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है तेलंगाना की तरफ। तो इसमें एक अगर स्टेट आपको आंसर करना हो तो वो तेलंगाना हो। ये आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर यदि पूछा जाता है तो एक ऑप्शन हो तो फिर तेलंगाना ही आंसर होगा, और यदि श्रीशैलम पूछा जाता है और एक ही ऑप्शन हो तो आंध्र प्रदेश राज्य करना है। अदरवाइज एक्चुअल में तो क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। और ये देखिए अलमाटी कृष्णा नदी पे है, तुंगभद्रा नाम से ही पता चल रहा है तुंगभद्रा नदी पे है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पे है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, फैक्ट्स को ना थोड़ा सा कॉमन सेंस से याद करने की कोशिश कीजिए। अभी हमने देखा कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर दोनों ही कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाते हुए जा रही है वहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। तो ये आपको ध्यान रह जाना चाहिए। हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ परियोजनाओं के लिए आपको लगता है तो आप अपनी सेल्फ ट्रिक बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ये वाली चीज़ें तो क्या है, आपको फैक्ट्स पहले से कुछ पता है, नदियाँ पता है, उनकी सहायक नदियाँ पता है, तो ऑटोमेटिक लोकेशन देखने के साथ ही याद हो जाती हैं।
अब देखिए घाटप्रभा परियोजना ये कर्नाटक में कावेरी नदी पे है। शरावती परियोजना ये शरावती नदी पे ही है और कर्नाटक में है। शरावती परियोजना से 3 स्टेट लाभ लेते हैं, एक तो गोवा, एक कर्नाटक खुद है ही, और इसके अलावा तमिलनाडु। तमिलनाडु को TN से लिख देते हैं, तमिलनाडु। ये 3 स्टेट इससे लाभ लेते हैं। इसके अलावा देखिए पापनाशम परियोजना। अब नाम आने के साथ पता चल रहा है ना हम साउथ में आ गए हैं, साउथ इंडिया में। तो पापनाशम परियोजना ये है तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पे। ताम्रपर्णी नदी हमें तब भी पढ़नी होती है जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे होते हैं, चोल, चेर, पांड्य, तो उनको पढ़ते समय भी ताम्रपर्णी नदी का जिक्र आता है। और ताम्रपर्णी नदी पे ही तमिलनाडु में, ये नदी तमिलनाडु से ही निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ताम्रपर्णी नदी पे है पापनाशम परियोजना। और इस पे एक आपको शिव समुद्रम और याद रखना है, शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे और कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये है कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर आपको दिखाई दे रहा है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध है, ये रिजर्वोयर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए मैटूर बांध, मैटूर बांध आता है, मैटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पे। ये आपको जो नदी दिखाई दे रही है, ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ब्लू पेन से है, ये वाली, ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे ही तो है कृष्णराज सागर, कावेरी नदी पे ही है मैटूर। ये देखिए यहाँ पे मैटूर बांध, और मैटूर बांध तमिलनाडु को लाभ देता है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है। यहाँ से ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये कर्नाटक और तमिलनाडु की ही बाउंड्री है। इसके अलावा देखिए पोचमपादु डैम, जिसका नाम अब श्रीराम सागर रिजर्वोयर, ये हमने झीलों को पढ़ते समय भी देखा था। देखिए यहाँ पे ये आपको पैरेट कलर से दिखाई दे रहा है तेलंगाना। तो तेलंगाना पे ये आपको गोदावरी नदी दिखाई दे रही है, ये गोदावरी बह रही है, ये गोदावरी नदी है। और ये है मंजरा नदी, ऊपर है गोदावरी, और ये मंजरा नदी जो है, मंजरा या मंजरी भी लिखा हुआ मिल जाता है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी है? दाएं तट की सहायक नदी है। नहीं याद है तो आज कर लीजिए, ये दाएं तट की सहायक नदी है। और इसी गोदावरी पे कौन सा है? श्रीराम सागर रिजर्वोयर, श्रीराम सागर डैम है, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। झीलों को पढ़ते समय हमने देखा था कि हैदराबाद को झीलों की नगरी कहा जाता है, जैसे राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, वैसे ही सिटी ऑफ लेक्स। इसके अलावा निजाम सागर परियोजना तेलंगाना में मंजरा नदी पे है, ये देखिए यहाँ पे है, ये है निजाम सागर, ये मंजरा नदी है, इसी पे निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर रिजर्वोयर भी है, झील है ये निजाम सागर जो हमने पढ़ा था, कृत्रिम झील है। अब हम देखते हैं इडुक्की डैम। इडुक्की परियोजना है, इडुक्की डैम है, इडुक्की जिले में है। तो देखिए कितना कम याद करना है, इडुक्की नाम याद करना है। इडुक्की बांध है, इडुक्की जिला है, इडुक्की डैम या बांध है, और इडुक्की ही परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का नाम भी इडुक्की है, और ये पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी को हम देख चुके हैं पेरियार झील के कारण। देखिए पेरियार झील, पेरियार नदी केरला के अंदर, और यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है इडुक्की डैम है यहाँ पे। और ये वेम्बाना झील, अष्टमुदी झील जो कि रामसर साइट के तहत आती हैं। इसके अलावा सस्थाम कोटा जो हम देख चुके हैं वो भी रिजर्वोयर है, और यहाँ पे रामसर साइट है। और ये पेरियार झील, ये कृत्रिम झील है, पेरियार नदी पे है पेरियार झील जो कि कृत्रिम झील है। और इसी पेरियार नदी पे है इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम के अलावा पेरियार नदी पे एक है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, ये भी आप याद कर लेना। ये दोनों ही बांध पेरियार नदी पे हैं, इसके तो नाम के आगे ही लग रहा है पेरियार। मुल्ला पेरियार बांध भी और इडुक्की डैम भी दोनों ही पेरियार नदी पे हैं। जो ताम्रपर्णी नदी थी वो हम कह रहे थे ना कि मन्नार की खाड़ी में आकर के गिरती है, वो यहाँ से गिरती है। ये देखिए इडुक्की डैम को, ये भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम है, सबसे बड़ा आर्क डैम है, क्योंकि इसकी शेप आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल आर्क की तरह है।
ये केरला का मैप है, देखना चाहो तो आप इसे भी देख सकते हो। ये देखिए इडुक्की डैम इस तरह से दिखाई देता है। इडुक्की डैम ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, और ये इस तरह से आर्च लिए हुए है, ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल आर्च लिए हुए, इसीलिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा आर्च डैम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इडुक्की डैम। और इसके अलावा एक मुल्ला पेरियार डैम। अब हम देखते हैं कलपोंग डैम, ये हमारा अंतिम डैम है आज का। ये अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते समय हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी पढ़ेंगे, या फिर यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करते समय हम अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे डिटेल में। तो उस समय ये डैम हमें याद होना चाहिए, कलपोंग डैम, जो कि अंडमान निकोबार में कुछ ऐसा दिखाई देता है कलपोंग डैम। आई होप आज की क्लास में बांध, परियोजनाएं, नदी, उनकी सहायक नदी, उनकी लोकेशन, मैप के थ्रू कौन से स्टेट में है, ये इतनी बातें आपको याद रहेंगी। आई होप क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।